हाय दोस्तों, गुड मॉर्निंग। IQ लेवल एकेडमी में आपका स्वागत है। आज का अपना जो टॉपिक रहेगा, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार की बात करेंगे। देखिए, पहले मूल अधिकार चल रहा था। मूल अधिकारों के अंदर हमने बात की थी सबसे पहले स्वतंत्रता का अधिकार, उसके बाद सबसे पहले अपन ने समानता के अधिकार की बात की थी, उसके बाद स्वतंत्रता के अधिकार की बात की थी, उसके बाद शोषण के विरुद्ध अधिकार की बात की थी, धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार की बात की थी, और ये पांचवा जो अपना मूल अधिकार है, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। तो देखिए, कुछ अधिकार जो हैं मूल अधिकार नागरिकों को भी प्राप्त हैं, कुछ अधिकार जो हैं विदेशी और कोई भी भारत में रह रहा है, भारत की सीमा भीतर, चाहे वो विदेशी हो चाहे इंडियन हो, उन सब के लिए बराबर लागू होंगे। तो ये जो अधिकार है, मूल अधिकार जो हैं, ये अपने भारतीय नागरिकों के लिए प्राप्त है। इसके अंदर देखिए, संविधान निर्माताओं ने क्या क्या पेश अपनाया है। संविधान निर्माताओं ने कहा कि भाई सबसे पहले सबको तो दे दिया, अब कोई मान लो यदि अल्पसंख्यक हैं देश के अंदर, या बहुसंख्यक हैं, या फिर जिस आदमी की संख्या मात्र बहुत गिनी चुनी रह गई है, उन आदमियों के लिए भी मूल अधिकारों के अंदर कुछ तो जगह देनी चाहिए। तो बहुत अच्छे सिस्टमेटिक ढंग से बाबा साहब अम्बेडकर ने, BN राव ने, या संविधान निर्मात्री सभा जो भी थी, उनको ये श्रेय जाता है। ठीक है, तो देखिए, मूल अधिकार के अंदर हम लोग देखते हैं कि 5वें नंबर का है कल्चर एंड एजुकेशन राइट की बात करते हैं कि शिक्षा और संस्कृति का अपने को अधिकार है। शिक्षा और संस्कृति का अधिकार जो लिया गया है, वो किन किन लोगों के लिए लिया गया है। तो देखिए, सबसे पहले वो शिक्षा और संस्कृति का जो अधिकार की बात करते हैं, वो किन लोगों के लिए लिया गया है। तो इसमें सबसे पहले अल्पसंख्यक आता है। अल्पसंख्यक वर्ग आता है। एक होता है बहुसंख्यक वर्ग, एक होता है अल्पसंख्यक वर्ग। अल्पसंख्यक वर्ग वो होते हैं जिनकी मतलब संविधान के अंदर दो ही नाम पे व्याख्या की गई है, जो बहुत या संख्या में कम है, या फिर जो धर्म के आधार पे कम है, या मतलब उनकी भाषा कम बोली जाती है, उन लोगों को अल्पसंख्यक माना गया। संविधान में दो ही आदमियों का उल्लेख किया गया, हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने या फिर अपना जो संविधान है, इसने कहीं पर भी अल्पसंख्यक शब्द की व्याख्या नहीं की। ये जो की पॉइंट है, आप किस में डाल सकते हो, मूल अधिकारों की आलोचना के अंदर डाल सकते हो कि जो शिक्षा और संस्कृति संबंधी अधिकार है, उसके अंदर अल्पसंख्यक शब्द तो दिया गया है, लेकिन उसका एक्सप्लेन कहीं नहीं किया गया, जबकि उनको अधिकार दे दिया गया है। तो इसमें दो प्रकार का दिया गया है। पहला दिया गया है भाषा, कि भाषा के आधार पे अल्पसंख्यक होंगे, और दूसरा जो है वो दिया गया धर्म के आधार पे अल्पसंख्यक होंगे। कि भारत के अंदर दो ही आधार के ऊपर अल्पसंख्यक माना जाएगा, माइनॉरिटी और मेजोरिटी दो ही आधार पे मानी जाएगी, या तो भाषा के आधार पे या धर्म के आधार पे। भाषा की बात करते हैं तो भाषा मान लो अपनी हिंदी भाषा है, हमारी हिंदी भाषा है। ठीक है, हिंदी भाषा नॉर्थ इंडिया के अंदर है। जैसे ही आप मान लो केरल के अंदर चले जाते हो, केरल के अंदर जाते हो, केरल की मलयालम है, मलयालम भाषा है केरल की। तो देखिए, वहां पे क्या होता है कि मलयालम बोलने वाले ज्यादा मिल जाएंगे, इंग्लिश बोलने वाले ज्यादा मिल जाएंगे, लेकिन हिंदी बोलने वाले कम होंगे। तो वहां पे अल्पसंख्यक कौन हो जाएगा, हिंदी भाषी हो जाएगा। यदि यही केरल का आदमी राजस्थान, हरियाणा, यूपी में आता है, तो क्या होता है कि ये मलयालम बोलने वाले बहुत कम हो जाएंगे और हिंदी बोलने वाले ज्यादा हो जाएंगे। तो इस प्रकार से एक राज्य के अंदर जैसे अपनी 22 भाषाएं संविधान के अंदर जोड़ी गई हैं, उन 22 भाषाएं जो हैं, तो अपनी हिंदी भाषा है, साउथ इंडिया में जाओगे तो वहां पे मलयालम है, तेलुगु है, तमिल है, कन्नड़ है ना, इस प्रकार की भाषा बोली जाएंगी। नॉर्थ इंडिया के अंदर जाओगे, है ना, उत्तर पूर्वी स्टेटों के अंदर जाओगे यहाँ पे, तो उत्तर पूर्वी स्टेटों के अंदर इंग्लिश का ज्यादा लेवल रहेगा। फिर असमिया बोली जाएगी, मणिपुरी बोली जाएगी, कोंकणी बोली जाएगी, है ना, वो भाषाएं वहां पे बोली जाती है। तो ये हो गया कि वो लोग जो हैं, जैसे नागालैंड की बात करते हैं। नागालैंड, नागालैंड एकमात्र ऐसा राज्य है जिसकी आधिकारिक भाषा ही अंग्रेजी है। तो वहां पे बाकी जो, या फिर नागालैंड जो है, अंग्रेजी भाषा को छोड़ के सभी क्या है वहां पे अल्पसंख्यक हैं। तो नागालैंड जो है, उसकी आधिकारिक भाषा ही अंग्रेजी है। ये एकमात्र देश का राज्य है जिसकी आधिकारिक भाषा क्या है, अंग्रेजी है ना। बाकी दोनों के अपन फॉर्म भरते हैं, जैसे RS का, IS का, तो वहां पे हिंदी इंग्लिश दोनों लिखा जाता है। तो वहां पे केवल केवल अंग्रेजी लिखा जाएगा, हिंदी नहीं लिखा जाएगा। दूसरी बात करते हैं अपन धर्म के आधार पे। धर्म के आधार पे बात करते हैं कि धर्म के आधार पे, धर्म के अंदर हिंदू धर्म जो है, हिंदू धर्म ये मात्र एकमात्र धर्म है जो बहुसंख्यक है। हिंदू धर्म एकमात्र धर्म है जो बहुसंख्यक है। बाकी जो बच गए आपके, वो सभी के सभी अल्पसंख्यक हैं। इसमें पहले 5 कैटेगरी थी, 5 समुदाय थे, धार्मिक समुदाय, जिसके अंदर आपका बौद्ध था, है ना, ईसाई था, है ना, पारसी थे, पारसी की बात करते हैं, सिख की बात करते हैं, और मुस्लिम की बात करते हैं।
ये पहले 5 समुदाय हुआ करते थे, अब छठा समुदाय इसके अंदर जैन धर्म और जोड़ दिया है। कौन सा जोड़ दिया है? जैन जो है इनको भी अल्पसंख्यक माना जाएगा। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग की बात करते हैं तो 1992 में स्थापना हुई थी। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1992 के अंदर राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग की स्थापना हुई थी। तो अल्पसंख्यक वर्ग के अंदर 2 वर्ग माना गया है, भाषा और केवल धर्म के आधार पे ही भारत में अल्पसंख्यक माना जाएगा। दूसरा, भाषा के आधार पे कैसा माना जाएगा कि जहां कम भाषा बोली जाती है वो अल्पसंख्यक, जिस राज्य में ज्यादा बोली जाती है वो बहुसंख्यक हो जाएंगे। धर्म की बात करते हैं, जहां पे कम धर्म के मतानुयायी या मानने वाले रहते हैं वो अल्पसंख्यक, और जहां पे ज्यादा धर्म को मानने वाले रह रहे हैं वो बहुसंख्यक हो जाएंगे। अब बात आती है कि हिंदू जो है, हिंदू 9 राज्यों के अंदर अल्पसंख्यक है। क्या है? 9 राज्यों में अल्पसंख्यक भी हैं। कभी कभी इंटरव्यू के अंदर पूछ लिया जाता है, या मेंस भी अच्छा सेलेक्ट करने वाला पेपर होता है तो उसमें पूछ लिया जाता है कि हिंदू 9 राज्यों के अंदर अल्पसंख्यक हैं, जबकि हिंदू को अल्पसंख्यक का आपने दर्जा नहीं दे रखा। हिंदू को अल्पसंख्यक का दर्जा नहीं दे रखा, जबकि हिंदू जो है 9 राज्यों के अंदर अल्पसंख्यक है। उसके अंदर देश के अंदर बात करते हैं तो 28 राज्य हैं और 8 यूटीज हैं, केंद्र शासित प्रदेश हैं। उनमें टोटल मिलाते हैं तो 36 बनते हैं, 36 बनते हैं। इन 36 में 9 राज्य यूटीज के अंदर मतलब 25% के अंदर तो हिंदू भी अल्पसंख्यक है, 25% में तो हिंदू भी अल्पसंख्यक है। इनके लिए भी अल्पसंख्यकों का प्रावधान किया जाए, जो बार बार विवाद का कारण बना रहता है। ठीक है, अब देखते हैं कि ये जो अल्पसंख्यक वर्ग है ये केवल वर्ग के आधार पर बात की गई है, एक आदमी के आधार पर बात नहीं की गई, केवल वर्ग की बात की गई है, यूनिटी की, यूनियन की बात की गई है। दूसरी कि अल्पसंख्यक जो है इसके आधार पर हम आपको आरक्षण नहीं देंगे। क्या नहीं देंगे? मतलब आरक्षण का व्यवस्था नहीं है, आरक्षण की व्यवस्था इसके आधार पे नहीं है कि आप अल्पसंख्यक कह के आरक्षण ले लोगे तो आपको कहीं पर भी अल्पसंख्यक का आरक्षण नहीं मिलेगा। अब देख लेते हैं अनुच्छेद 30 और 29 क्या कहते हैं। ये नागरिकों को प्राप्त है ना, तो देखते हैं। अनुच्छेद देख लेते हैं। एक तो आता है अनुच्छेद अपना 29 और एक आता है अनुच्छेद अपना 30 आता है। ठीक है, अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30 आते हैं। अब देखिए अनुच्छेद 29 के अंदर क्या बोला गया है कि अल्पसंख्यक जो वर्ग होते हैं उनका संरक्षण की बात की गई है, कि अल्पसंख्यक जो वर्ग हैं उनके हितों का संरक्षण की बात की गई है। क्या की गई है? अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। अल्पसंख्यक वर्ग जो हैं उनके हितों के संरक्षण की बात की गई है कि अल्पसंख्यक जो वर्ग है वो अपने हितों का संरक्षण कर सकता है। किस किस हितों का किया गया है? इन्होंने कहा है कि उनकी अपनी भाषा है, लिपि है या संस्कृति है, उनका संरक्षण करेंगे। क्या करेंगे? भाषा है, लिपि है और संस्कृति, इनका क्या करेंगे? संरक्षण करने का आपको अधिकार दिया गया है। किसका दिया गया है? अल्पसंख्यक के हितों का संरक्षण। तो वो कौन कौन से हितों का संरक्षण कर सकते हैं? अलग से मतलब किन किन का संरक्षण दिया गया है? भाषा का दिया गया, लैंग्वेज का दिया गया, लिपि स्क्रिप्ट का दिया गया एंड संस्कृति उसकी कल्चर का संरक्षण दिया गया है। ये बात तो की गई है 29 के अंदर। ठीक है, ये अल्पसंख्यक वर्ग जो हैं उनके हितों का संरक्षण किया गया। आगे 30 के अंदर बोला गया है कि अल्पसंख्यक जो वर्ग है ना, उसकी जो शिक्षण संस्थाएं हैं उनकी स्थापना करने का और उसका प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों को अधिकार दिया गया है। क्या बोला गया है कि शिक्षण जो संस्थाएं हैं, शिक्षण संस्थाओं के स्थापना और उसका क्या प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार दिया गया है कि अल्पसंख्यक जो हैं वो अपनी कोई भी शिक्षण संस्थाएं खोल सकते हैं, उसका प्रशासन करने का उन लोगों को अधिकार दिया गया है। जैसे देश के अंदर देखिए कितनी अच्छी संविधान निर्माताओं ने 100 साल आगे, हजारों साल आगे की वो बातें चीजें सोची थी। जैसे राजस्थान की बात करते हैं तो राजस्थान में एक जनजाति है सहरिया। कौन सी जनजाति है? सहरिया। सहरिया जनजाति के नृत्य जो है वो आप कमेंट बॉक्स में लिखना। सहरिया जनजाति है, ये 12 जिला के अंदर पाई जाती है। ठीक है, आदिम जनजाति है ये, इसकी गिनी चुनी जनसंख्या रह रही है। वो लोग भी क्या कर सकते हैं? अपनी भाषा को, लिपि को, संस्कृति को बनाए रख सकते हैं,
साथ में अपने कोई भी स्कूल या शिक्षण संस्थाएं जो हैं वो खोल सकते हैं, उसका प्रशासन कर सकते हैं। यही तो बात है, दोनों अनुच्छेदों को साथ में पढ़िए आप, फिर एक एक का एक्सप्लेन कर लेते हैं। आगे देखते हैं, एक आती है ना अंडमान एंड निकोबार में। अंडमान निकोबार की बात करते हैं तो वहां पे एक जारवा जनजाति है। कौन सी जनजाति है? जारवा है ना। ओंगे है, ओंगे जनजाति है, एक स्टेनले जनजाति है। वो जनजाति के लोग भी गिने चुने लोग हैं, लेकिन उनको भी मूल अधिकारों में ये संरक्षण दिया गया है कि आप अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति जो है उसको बना के रखो। प्लस में आप अपना स्कूल भी खोलिए, आप अपनी संस्कृति, भाषा, लिपि से संबंधित अपनी जो अपने बच्चे जो हैं उनको मातृभाषा में या अपनी जो उनकी अल्पसंख्यकों की जो भाषा है उसमें शिक्षा दीजिए आप, है ना। बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा जो है ना बच्चों को, है ना, वो शिक्षा भी आप इसके अंदर दे सकते हो। बच्चों की जो शिक्षा है ना वो भी आप इसके अंदर दे सकते हो। हाँ, बशर्ते ये है कि आप इसके आधार पे आपको आरक्षण नहीं मिलेगा, अल्पसंख्यकों के आधार पे आपको आरक्षण नहीं मिलेगा। तो अब इनका दोनों का खोल के देख लेते हैं, क्योंकि इनके अंदर दो दो क्या दिए गए हैं, क्लोज दिए गए हैं कि क्लोज 1 क्या कहता है, क्लोज 2 इसके अंदर क्या कहता है। क्वेश्चन बनता है, एक तो ये बनता है भाषा, लिपि और संस्कृति, 3 शब्द दिए गए हैं। कभी कभी क्वेश्चन यूं का यूं पूछ लिया जाता है। इसका सीधा से ये बनता है कि अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण में ये आता है कि अल्पसंख्यक वर्ग जो हैं उनको अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति जो है उसको बनाए रखने का अधिकार है। ठीक है, पहली बात तो वो अपनी जिस भी भाषा को मानते हैं, धर्म को मानते हैं, संस्कृति को मानते हैं, उसको बना के रखने का उनका अधिकार है। दूसरी बात, उनका प्रसार करने का भी अधिकार है। ये लोग अपनी भाषा के लिए हड़ताल भी कर सकते हैं। आगे सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला था? सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ये लोग अपनी भाषा जो है उसके लिए क्या कर सकते हैं, आंदोलन कर सकते हैं। हड़ताल का तो खैर संविधान में कहीं जिक्र ही नहीं है, आंदोलन कर सकते हैं, आंदोलन कर सकते हैं भाषा का। तीसरी बात ये बोला गया है कि ये जो है अनुच्छेद 14 का समर्थन भी करता है। अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समानता और विधियों का समान संरक्षण दोनों अलग अलग लिए गए हैं। विधि के समक्ष समानता ब्रिटेन से लिया गया, नकारात्मक है। बोला गया है कि सब बराबर हैं, किसी भी कंडीशन में कोई ऊपर नीचे नहीं होगा। लेकिन विधियों का समान संरक्षण यूएसए, अमेरिका से लिया गया, उसमें बोला गया कि समान के साथ समान करेंगे, असमान के साथ असमान करेंगे। कुछ स्पेशल जो दबे हुए वर्ग हैं उनको प्रोटेक्शन देंगे, रिजर्वेशन का समर्थन करते हैं ये लोग, थोड़ा सा भेदभाव का भी समर्थन करते हैं। राज्यपाल, राष्ट्रपति उनके विशेषाधिकारों का भी समर्थन करते हैं। जबकि विधि के समक्ष समानता क्या कहता है, प्रोटेक्शन बिफोर लॉ क्या कहता है कि सब बराबर है। ठीक है ना, जो आपका, तो ये देखिए विधि के समक्ष समानता और विधि का समान संरक्षण, तो यहाँ पे विधि का जो समान संरक्षण है ना उसका समर्थन करते हैं। ये कभी कभी मेंस में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है या इंटरव्यू में भी पूछ लिया जाता है कि आपका ये जो पूछ लिया जाता है कि अनुच्छेद, क्योंकि 14 जो है वो फिर आगे जाके समानता का अधिकार की बात करता है, बराबर। इन लोगों को हम ये सारी चीजें दे के किसी उत्थान करके इन लोगों को बराबर लेके लाने की बात कर रहे हैं। जैसे इन लोगों को क्या कर रहे हैं, बराबर लाने की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो आगे देखिए अल्पसंख्यक वर्गों जो शिक्षण संस्थाएं उनको खोलने की, अब दोनों को अलग अलग खोल के देख लेते हैं। दोनों को अलग अलग खोल के देख लेते हैं। अनुच्छेद 29 की बात करते हैं। अनुच्छेद 29 में क्या बोला गया है, अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। ये तो बोला गया है अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। देखिए वर्ग की बात की गई है, यहाँ पे वर्ग की बात की गई है, पर्सनली किसी एक व्यक्ति की बात नहीं की गई। वर्गों के संरक्षण की बात की गई है कि अल्पसंख्यक वर्ग जो हैं वो उनके हितों का संरक्षण बोला गया है। पहले के अंदर जो इसका 29 क्लोज 1 है, क्लोज 1 ये कह रहा है कि भारत के राज्य क्षेत्र में या आप भारत के राज्य क्षेत्र में कहीं पर भी रह रहे हो, है ना, या उसका कोई उपविभाग हो, एक नागरिक उपविभाग हो, है ना, या कोई विभाग हो, नागरिक अलग से विभाग हो, है ना, जनता, मतलब कहने का मतलब ये है कि भारत के राज्य क्षेत्र में कोई भी नागरिक रह रहा हो ना, है ना, उनको सबको क्या है, अपनी भाषा, लिपि, संस्कृति बनाए रखने का अधिकार है। उनको अपनी भाषा, लिपि, संस्कृति बनाए रखने का अधिकार है। तो क्या बोला गया है कि भारत के राज्य क्षेत्र में रहने वाले नागरिकों के समूह, नागरिक समूह बोल दो या फिर नागरिक वर्ग बोल दो, है ना,
या नागरिकों का अनुभाग बोल दो, है ना। तो भारत के राज्य क्षेत्र में रहने वाले नागरिकों के समूह या नागरिक अनुभाग बोला गया है कि भारत के राज्य क्षेत्र में रहने वाले, है ना, वो कोई भी नागरिकों का समूह हो या फिर नागरिकों का कोई अनुभाग हो। अनुभाग भी वही बात हो गई, नागरिकों का समूह हो, उसको अपनी जो कोई भी वो अपनी भाषा लिपि और संस्कृति मानते हैं ना, उसको बनाए रखने का अधिकार है। क्या बोला गया है? अनुभाग को अपनी भाषा लिपि और संस्कृति बनाए रखने का अधिकार है। भाई ये जो है नागरिकों के अनुभाग बोल दो या अल्पसंख्यक बोल दो, क्योंकि यहाँ पे अल्पसंख्यक वर्ण दिया नहीं गया, लेकिन जैसे 30 पढ़ते हैं तो पता चल जाता है अल्पसंख्यकों के लिए बोला गया। अल्पसंख्यक दो ही आधार पे हैं, भाषा के आधार पे और धर्म के आधार पे। तो उनको बोला गया है कि वो अपनी भाषा लिपि और संस्कृति उनको बनाए रखने का क्या है, उनको अधिकार दिया गया है। ये किस में दिया गया है? क्लोज 1 के अंदर बोला गया है कि वो अपनी भाषा लिपि और संस्कृति बना के रख सकते हैं। अब क्लोज 2 के अंदर क्या बोला गया है? क्लोज 2 और मतलब अपना 30 का क्लोज 1 एक दूसरे के पूरक भी हैं, देखना कैसे हैं। ये बोला गया। अब 2 के अंदर बोला गया है, क्लोज जो 2 है उसके अंदर बोला गया कि राज्य द्वारा वित्त पोषित कोई भी संस्था हो या राज्य से कोई सहायता ले रहे हो, है ना, राज्य की वित्त पोषित हो, राज्य की, है ना, वित्त पोषित हो या राज्य से सहायता ले रहे हो, राज्य से वित्त पोषित हो या फिर राज्य से सहायता ले रहे हो आप, है ना। उन शिक्षण संस्थानों, यदि खोली किसने है वो स्कूल या शिक्षण संस्थान खोली किसने है? अल्पसंख्यक ने खोली है। अल्पसंख्यक ने खोली है कि भाई अल्पसंख्यक समुदाय ने क्या खोली है कि राज्य से मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्था खोल ली या फिर राज्य से सहायता लेके कोई शिक्षण संस्था खोल ली। तो ये बोला गया कि यहाँ पे आप अपनी भाषा लिपि संस्कृति को तो बना के रखो, लेकिन यहाँ पे जो प्रवेश होगा ना वो 4 आधार पे, उसमें आपको कोई भी भेदभाव नहीं करना होगा, 4 आधारों पे नहीं करना होगा। तो अल्पसंख्यक सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थानों में केवल जाति, धर्म और मूल वंश। देखिए ये 3 नाम जो है ना, ये समानता की बात करते हैं। जहां पे 3 नाम आ जाएं, जाति, धर्म और मूल वंश, ये समानता की बात करते हैं। चौथा इसमें आपको पता ही है, हमने क्या देखा था, धर्म के आधार पे और भाषा के आधार पे। धर्म नाम हमने ले लिया, चौथा नाम आ जाएगा अपना भाषा। यहां से आपका क्वेश्चन बनता है, कभी कभी यहां से आपका क्वेश्चन बन जाता है, क्योंकि फर्स्ट ग्रेड में पूछ लिया, आईएएस में भी पूछा जाता है, आरएस में भी पूछा जाता है कि जाति, धर्म, मूल वंश और जाति, ये जो अपनी भाषा के आधार पर प्रवेश में विभेद नहीं किया जाएगा, विभेद नहीं किया जाएगा। क्या कह रहा है अब ये देखिए, समझिए बात। ये कह रहा है कि राज्य से यदि कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग अपने शिक्षण संस्थान खोलता है, या तो राज्य से सहायता लेता है या राज्य से मान्यता लेता है, वित्त पोषित करवाता है, पैसे लेता है, और उसने अपनी शिक्षण संस्थाएं खोल दी, तो उसके अंदर ये जरूरी नहीं कि उसी अल्पसंख्यक वर्ग के पढ़े। मुसलमानों ने खोल दी तो मुसलमान ही नहीं पढ़ेंगे, उसके अंदर क्या करेंगे, हम सब लोग पढ़ेंगे। जैसे उसके अंदर क्या होगा, हमारा जाति के आधार पे, धर्म के आधार पे, मूल वंश और भाषा के आधार पे भेदभाव नहीं होगा। बाकी आप किसी क्षेत्र का नहीं दिया गया है तो क्षेत्र के आधार पे आप भेदभाव कर सकते हो कि भाई इसके अंदर केवल और केवल इस क्षेत्र के बच्चे ही पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन आप जाति, धर्म, भाषा और अपना मूल वंश है उसके आधार पे कोई भी भेदभाव नहीं करोगे, उसके अंदर प्रवेश आपको देना पड़ेगा। यदि आप राज्य से वित्त पोषित करके अपनी कोई अल्पसंख्यक संस्था खोल रहे हो तो वहां पे एडमिशन सबका होगा, ठीक है। अब ये बात तो हो गई अपनी 29 की। अब आगे चलते हैं 30 के अंदर। आगे देखिए अनुच्छेद 30 क्या कहता है। अनुच्छेद 30 के अंदर बोला गया है कि भाई जो भी अल्पसंख्यक वर्ग जो हैं उनको अपनी शिक्षण संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अधिकार है। बोला गया ना, क्या बोला गया है? अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी पसंद की शिक्षण संस्थाओं
की स्थापना, संस्थाओं की स्थापना करने का और उसका प्रशासन करने का, उनको चलाने का अधिकार है। प्रशासन करने का अधिकार है। क्या बोला गया अनुच्छेद 30 के अंदर? क्या बोला गया है कि अल्पसंख्यक वर्ग जो है ना, उनको अपनी पसंद की शिक्षण संस्थाएं खोलने का भी अधिकार है। वो अपने पसंद की कोई भी शिक्षण संस्थाएं खोल सकते हैं, प्लस में उसकी स्थापना करना और उसका प्रशासन करना, चलाना। लेकिन बशर्ते शर्त ये है कि यदि आपने राज्य सरकार से वित्त पोषित करवा लिया तो फिर आपको सबको एडमिशन यहाँ पे देना पड़ेगा। ठीक है, आगे देखिए, इसके अंदर क्लोज 1 दिया गया है। इसका जो क्लोज है वो 1 दिया गया है, क्लोज 1 दिया गया है। 30 का क्लोज 1 बोला गया है कि अल्पसंख्यक वर्ग जो है वो भाषाई और धार्मिक आधार पे बोला गया है ना, कि उनके जो शिक्षण संस्थाएं हैं उनका प्रशासन जो है, देखिए यहाँ पे अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी पसंद की शिक्षण संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने की बात की गई है। यही आगे जाके क्या कर देते हैं कि इसमें 2 शब्द और जोड़ देते हैं कि किस आधार पे अल्पसंख्यक बने थे, भाषाई और धर्म के आधार पे बने थे, है ना। तो इसमें बोला गया है अल्पसंख्यक वर्गों को भाषाई, है ना, भाषाई भाषा के आधार पे और दूसरी धार्मिक आधार पर शिक्षण संस्था की स्थापना और प्रशासन का अधिकार है, प्रशासन का अधिकार है। भाई ये बोला गया है कि अल्पसंख्यक वर्ग जो हैं उनको अपनी भाषा के आधार पे और धार्मिक आधार पे अपने कोई भी शिक्षण संस्थाएं खोल सकते हैं वो लोग, है ना। उसको उसका क्या करने का अधिकार है, उसकी स्थापना करने का, खोलने का अधिकार है, प्रशासन उसको चलाने का अधिकार है। 2 ही बातें इसके अंदर, वो ही बातें एक्सप्लेन हो रही हैं और कोई नई बातें इसके अंदर नहीं जुड़ी है। ठीक है, आगे देखिए क्लोज 2 क्या कहता है। क्लोज 2 कहता है कि यदि इसका एक स्पष्टीकरण और दे रखा है, ए में दे रखा है, इसका दे रखा है 29, वो आपका 30, है ना, 30 एक कै जिसको बोल सकते हो या ए जिसको बोल सकते हो, उसमें स्पष्टीकरण दे रखा है। ये कब जोड़ा था? 44वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट में जोड़ा गया था। उस टाइम पे संपत्ति के अधिकार को मूल्य अधिकार से हटा दिया था, लेकिन यहाँ पे इन लोगों को प्रोटेक्शन देने के लिए एक लाइन इसके अंदर जोड़ी गई थी, वहां की उठा के, कि भाई यदि कोई भी शिक्षण संस्थाएं है जो अल्पसंख्यक वर्ग ने खोल रखी है और उसको यदि राज्य सरकार अर्जन कर लेती है या राज्य सरकार अपने अंडर में ले लेती है तो फिर उसको क्या देनी पड़ेगी? रकम देनी पड़ेगी। रकम शब्द का यहाँ पे बोला गया है कि क्या बोला गया कि राज्य सरकार द्वारा अल्पसंख्यक संस्थान जो हैं, राज्य सरकार द्वारा अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान, है ना, अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों की संपत्ति अर्जन करने पर उन्हें रकम देनी होगी कि यदि राज्य सरकार जो है, केंद्र सरकार जो है, वो कोई भी मतलब धार्मिक समुदाय की शिक्षण संस्था है उसको अपने अंडर में ले लेती है तो वहां पे उसको क्या देनी पड़ेगी? रकम देनी पड़ेगी, पैसे वहां पे देने पड़ेंगे। ठीक है, रकम वहां पे देनी पड़ेगी। ये दे दिया क्लोज 1 के अंदर। क्लोज 1 के अंदर क्या बोला? अल्पसंख्यक जो शिक्षण संस्थान है वो भाषाई और धार्मिक आधार पे अपने शिक्षण संस्थानों की स्थापना कर सकते हैं और उसका प्रशासन कर सकते हैं, रख रखाव कर सकते हैं, जो भी है। आगे देखिए क्लोज 2 के अंदर बोला गया है, 30 का जो क्लोज 2 है उसके अंदर बोला गया है कि यदि राज्य इनको पैसे, देखिए 29 के मतलब इसका रकम देगी ना, ये रकम, तो इन्होंने आगे और बोल दिया, ये तो 44वीं संविधान संशोधन में जोड़ दिया रकम शब्द तो, है ना, लेकिन यहाँ पे 30(2) की बात करते हैं। 30(2) के अंदर बोला गया कि जो पैसे राज्य सरकार यदि सभी शिक्षण संस्थानों को दे रही है, केंद्र सरकार या राज्य सरकार कोई भी शिक्षण संस्थानों को पैसे दे रही है, तो वो इस आधार पे भेदभाव नहीं करेगी कि भाई ये तो अल्पसंख्यकों की है, ये तो भाषा के आधार पे चल रही है, ये तो धर्म के आधार पे चल रही है। इस आधार पे कोई भी भेदभाव नहीं होगा। तो क्या बोला गया है कि शिक्षण संस्थानों को राज्य सरकार द्वारा दी जाने वाली
राज्य सरकार द्वारा दी जाने वाली वित्तीय सहायता को इस आधार पर विभेद नहीं किया जाएगा, विभेद नहीं किया जाएगा। इस आधार पे कोई भी विभेद नहीं किया जाएगा कि ये तो अल्पसंख्यकों की हैं, या फिर ये तो धर्म के आधार पे चल रही हैं, या भाषा के आधार पे चल रही हैं। जाएगा कि ये अल्पसंख्यक है, अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान है, या फिर भाषा की हैं, या फिर धार्मिक हैं, धर्म के आधार पे चल रही हैं। मतलब कहने का मतलब ये हो गया कि अल्पसंख्यक वर्ग जो हैं अपनी शिक्षण संस्थाएं खोल लेते हैं। यदि सरकार उनको अधिग्रहण करती है तो बदले में रकम उनको देनी पड़ेगी। यदि सरकार अधिग्रहण नहीं करती है और यदि शिक्षण संस्थाओं को सब सरकार मतलब अपनी राज्य सरकार जो है बजट में भाषण निकालती है, या फिर अपनी केंद्र सरकार बजट भाषण में निकालती है कि हमने शिक्षा पे इतना खर्च किया। जब शिक्षा पे आप खर्च कर रहे हो तो सरकारी स्कूलों को जितनी शिक्षा पे खर्च करने का आप पैसे दोगे, उतने पैसे ही आप उसी अनुपात के अंदर धार्मिक आधार पे जो शिक्षा होगी मदरसाओं को भी दिया जाएगा, धार्मिक मदरसाओं को दिया जाएगा। और भाषा के आधार पे भी जो भी शिक्षा जहां पे दी जा रही है, जहां पे केवल अंग्रेजी पढ़ाई जा रही है, केवल तमिली पढ़ाई जा रही है, केवल तेलुगु ही पढ़ाई जा रही है, केवल उर्दू ही पढ़ाई जा रही है, तो उन लोगों को भी भाषा के आधार पे और धार्मिक आधार पे बिना भेदभाव किए हुए आपको क्या करना पड़ेगा, पैसे देने पड़ेंगे। राज्य इस मामले का कोई भी विभेद नहीं करेगा। तो देखिए इसके अंदर दो बातें कही गई हैं कि राज्य जो है वो, पहली बात तो ये थी कि इसका शुरू से देखते हैं तो बहुत इजी फिगर है, शिक्षा और संस्कृति के अधिकार का। अनुच्छेद 29 जो है वो क्या कहता है, अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण करता है। ये शिक्षण संस्था की बात करता है, शिक्षण संस्था। ये जो शिक्षण संस्था है ये 3 प्रकार की बांट दी इन्होंने आगे लाके। शिक्षण संस्थाओं को 3 प्रकार में बांटा गया है। कौन कौन सी शिक्षण संस्था दी गई है, देखिए अनुच्छेद 30(1) जो है उसमें 3 प्रकार की शिक्षण संस्था दी गई है। पहला बोला गया है कि राज्य से सहायता, है ना, या वित्तीय सहायता। राज्य से आप सहायता ले रहे हो या वित्तीय सहायता ले रहे हो या मान्यता ले रहे हो, मान्यता, है ना। तो इस दोनों की कंडीशन में राज्य से वित्तीय सहायता और मान्यता ले रहे हो। दूसरी उन्होंने कहा कि राज्य से सहायता ही ले रहे हो आप और मान्यता नहीं ले रहे हो, आप राज्य से मान्यता नहीं ले रहे, सहायता ले रहे हो। तीसरी कंडीशन में इन्होंने कहा कि राज्य से आप, राज्य शब्द का तो आपने देखा ही है, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, यूटी, जो छोटी मोटी गवर्नमेंट है, लोकल गवर्नमेंट है वो हो गई, एक्सटर्नल इंटरनल जो एडमिनिस्ट्रेशन हैं वो हो गए। देखिए आगे देखिए, राज्य सरकार से न तो सहायता ले रहे हो, आप सहायता भी नहीं ले रहे हो और इसकी मान्यता भी नहीं ले रहे हो। इन 3 चीजों के अंदर राज्य सरकार के जो शिक्षण संस्थान है उनको बांटे गए हैं। जो अल्पसंख्यकों के शिक्षण संस्थान है उनको 3 भागों में बांटा गया है। पहला बोला है कि राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त और राज्य सरकार से वित्तीय सहायता प्राप्त है। दूसरी बोला गया है कि राज्य सरकार जो है वो उससे आप सहायता ले रहे हो, वित्तीय सहायता ही केवल ले रहे हो और वहां से मान्यता आपको नहीं ले रहे हो। तो यहाँ पे सभी के सभी जो नियम होंगे वो सरकार के लागू होंगे, सरकार के लागू होंगे। वो लोग ही अपने, है ना, वो लोग ही अपना स्टाफ रखेंगे, वो लोग ही अपना पाठ्यक्रम रखेंगे। कौन रखेगी पाठ्यक्रम? सरकार रखेगी, क्योंकि राज्य सरकार से सहायता ले रहे हो आप और राज्य सरकार से मान्यता ले रहे हो। उस मामले में या फिर राज्य सरकार से आप सहायता ले रहे हो, इन दोनों के मामले में राज्य सरकार के नियम कानून लागू होंगे, वहां के राज्य सरकार की शिक्षा नीतियां लागू होंगी, राज्य सरकार के पाठ्यक्रम लागू होंगे, राज्य सरकार के स्टाफ लागू होगा, राज्य सरकार के हिसाब से रखरखाव होगा, उसी के हिसाब से सब साफ सफाई होगी, उसी के हिसाब से एग्जाम पैटर्न होगा, है ना, पूरा का पूरा एग्जाम पैटर्न, है ना। तो ये सभी का सभी इसी से होगा, पैटर्न जो है वो इसी से होगा। आगे देखिए तीसरा बोला है इन्होंने कि राज्य सरकार से हम लोग न तो सहायता लेते हैं और न ही हम लोग मान्यता लेते हैं। इस प्रकार की भी खोल सकते हैं। राज्य सरकार ने कहा आप बिल्कुल खोल सकते हो, लेकिन इन लोग यहाँ पे आप अपनी शिक्षा दे सकते हो, शिक्षा दे सकते हो, यहाँ पे अपना पाठ्यक्रम लागू कर सकते हो। यहाँ पे किसका लागू होगा? अल्पसंख्यक का होगा, अल्पसंख्यक वर्ग का पाठ्यक्रम लागू होगा, अल्पसंख्यक वर्ग की शिक्षा लागू होगी, अल्पसंख्यक वर्ग का कोड ड्रेस कोड है
वो लागू होगा, क्योंकि आजकल कोड, ड्रेस कोड जो है बहुत बड़ा इश्यू बना हुआ है। टीचर है एक रेस्पेक्टिव, क्योंकि गुरु और भगवान दोनों से भी, गुरु को भगवान से भी ऊंचा बताया गया है। और शिक्षा संस्कार लेके आती है, ये विनम्रता लेके आती है, संस्कार लेके आती है, डिसिप्लिन लेके आती है। तो ये बहुत जरूरी चीजें होती हैं। तो देखिए अल्पसंख्यक जो है अपना शिक्षा और पाठ्यक्रम की बात करते हैं, तो शिक्षा और पाठ्यक्रम कौन चालू करेगा? राज्य सरकार, मतलब खुद अल्पसंख्यक वर्ग करेंगे, क्योंकि वो राज्य सरकार से न तो पैसे ले रहे और न उन लोगों से कोई मान्यता ले रखी है, वो अपनी धार्मिक शिक्षा या भाषागत शिक्षा खुद दे रहे हैं। लेकिन यहाँ पे राज्य सरकार ने एक इनके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा दी, पाबंदी लगा दी। क्या पाबंदी लगाई है कि भाई आप अपने ने खोला है, पैसे भी खुद खर्च कर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं, संस्था भी आपकी है, कोई दिक्कत नहीं, आप चला रहे हो, पाठ्यक्रम लागू कर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इसके अंदर जो शिक्षा होगी, है ना, वो क्या होगी? विधि के नियमों के अनुसार शिक्षा दी जाएगी। ऐसा नहीं कि आप उसके अंदर आलतू फालतू की शिक्षा दे रहे हो, एरी गहरी शिक्षा नहीं दी जाएगी। शिक्षा इन संस्थानों के अंदर जो दी, क्योंकि ऊपर वाले दोनों में तो राज्य सरकार की सारी चीजें लागू हो जाएंगी, लेकिन इस वाले के अंदर बोला गया है कि जहां पे राज्य सरकार से न तो वो लोग मान्यता लेते हैं, न वो लोग यहां से कोई सहयोग या सहायता राशि लेते हैं। तो यहां पे बोला गया कि आपकी जो शिक्षा होगी ना, है ना, आपकी शिक्षा या इसमें जो दी जाने वाली जो शिक्षा होगी ना, वो विधि के नियमों के अनुसार दी जाएगी। विधि के साधारण नियमों के अनुसार दी जाएगी, ये अनुसार दी जाएगी। और यदि इसके अंदर यदि कोई जगह बच जाती है, सीटें खाली रह जाती हैं, कोई और समुदाय का बच्चा पढ़ना चाहता है तो उसको आप पढ़ा सकते हो, किसी दूसरे समुदाय के बच्चे को भी आप पढ़ा सकते हो। तो यहाँ पे विधि के नियमों के अनुसार शिक्षा आपको दी जाएगी। दो ही बातें कही गई हैं अनुच्छेद 29 और 30 के अंदर, शिक्षा और संस्कृति का अधिकार है। तो पहली बातें बोली गई है, अल्पसंख्यक वर्गों का हितों का संरक्षण किस आधार पे करोगे? शिक्षा, संस्कृति, है ना, उसकी भाषा, लिपि और संस्कृति के आधार पे करोगे। दूसरी बात बोली गई है कि इसके अंदर जो भेदभाव होंगे ना, यदि राज्य सरकार से आप वित्तीय सहायता ले रहे हो तो उसके अंदर आप बच्चे का एडमिशन किस भेदभाव के आधार पे आपको लेना पड़ेगा। ये भेदभाव आप पे नहीं चलेगा। कौन सा? जाति का नहीं चलेगा, है ना, धर्म, जाति, मूलवंश, है ना, और लिंग का, ये तीनों चीजों का तो चलेगा ही नहीं। चौथा जो आप है इसके अंदर भाषा और ऐड हो जाएगा। आगे बोला गया है शिक्षण संस्थानों की बात की गई है। शिक्षण संस्थानों में पहले नंबर पे 30 का जो है, पहले नंबर पे बोला गया है कि जो भी अपनी शिक्षण संस्थाएं हैं, अल्पसंख्यक वर्गों की भाषाई और धार्मिक आधार के ऊपर शिक्षण संस्थाएं खुलेंगी ना, उन शिक्षण संस्थाओं की आपको स्थापना करने का, प्रशासन करने का अधिकार आपको होगा। दूसरे के अंदर इसमें और आगे बात बोल दी गई कि जो राज्य, ये जो शिक्षण संस्थाएं होंगी ना, इनके अंदर राज्य कोई भी इस टाइप का विभेद नहीं करेगा कि भाई ये जो शिक्षण संस्थाएं हैं ये तो भाषा के आधार पर चल रही है, या फिर धर्म के आधार पर चल रही है, या फिर अल्पसंख्यक की है, इस आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा। यह अनुच्छेद 14 का पूरक क्यों है? अनुच्छेद 29 और 30 केवल नागरिकों को प्राप्त है। नागरिकों के प्राप्त अधिकार अपन देखते हैं तो अनुच्छेद 15 हमने नागरिकों के देखे थे, 16 देखा था, 19 देखा था, और आपका 29 और 30 जो है, 29 और 30 ये नागरिकों को ही प्राप्त अधिकार है, ये विदेशियों को प्राप्त नहीं है। केवल और केवल भारतीय नागरिक जो हैं उनको प्राप्त अधिकार है। तो इनके अंदर बोला गया है कि भाई ये जो शिक्षा है, तो आप शिक्षा और अपनी संस्कृति दोनों चीजें बोली गई है। संस्कृति पहले वाले में बोल दिया, देखिए 2 भागों में बांट लो। पहले 29 का अनुच्छेद क्या कहता है? अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के संरक्षण। 20 का क्या कहता है? शिक्षण संस्थानों की स्थापना करना और उसका प्रशासन करने का अधिकार। फिर 29 1 का क्या कह देता है कि भाई आप जो अपने शिक्षण संस्थाएं जो हैं वो खोल सकते हैं भारत के राज्य क्षेत्र में, आप कहीं पर भी रह रहे हो। यहाँ पे नागरिक शब्द दिया गया था। नागरिक शब्द का मतलब हो गया कि आप अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक दोनों आएंगे इसके अंदर, क्योंकि मैं हिंदू हूं, यहाँ पे तो बहुसंख्यक हूं, लेकिन मैं केरल के अंदर हिंदी भाषा बोल रहा हूं, है ना। धर्म के आधार पे भी मैं बहुसंख्यक हूं, लेकिन जैसे क्रिश्चियन एरिया में चला जाता हूं, है ना, मुस्लिम एरिया में चला जाता हूं, तो वहां पे क्या हो गया? मैं अल्पसंख्यक हो गया, और भाषा के आधार पे भी अल्पसंख्यक हो गया, तो वहां पे मुझे भी ये अधिकार मिलने चाहिए, है ना। लेकिन भारत के अंदर धर्म के आधार की बात करते हैं, धर्म के आधार पे, तो धर्म के आधार पे बात करते हैं तो हिंदू जो धर्म है वो केवल बहुसंख्यक है, बाकी सभी 6 के 6 समुदाय जो हैं वो अल्पसंख्यक है। जैसे ही ये अपना मूल अधिकार का टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा तो इसके पीटी बेसिस के क्वेश्चन बना रखे हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है प्लस मेंस क्वेश्चन है, आए हुए 2000 के
बाद के सभी क्वेश्चन है और जो आने की संभावना है, बार बार रिपीट किस टॉपिक से हो रहा है, वो सारे के सारे मेंशन एक क्लास में कर दिया जाएगा। आज की क्लास में इतना ही। मुझे आशा है कि आपको बहुत इजी समझ में आ गया। धन्यवाद, बाय।